हमारे YouTube चैनल एवरसाइन बायोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं चंदन है। आज पुनः हम 10वीं बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है पार्ट 2 आ रहे हैं और यह जो है पूर्णतः एनसीईआरटी से तैयार किया गया है और एनसीईआरटी पर आधारित है। लगभग अधिकांश क्वेश्चन जो है आपको यहीं से डील होगा। निश्चित रूप से जो है इसको देखने से पूर्व जो है कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और जो आपको महत्वपूर्ण लगे लिखते चलिएगा। तो हम जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। लगभग पार्ट 1 में जो है 20-25 क्वेश्चन डाले थे, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। वह पोषण, श्वसन, परिवहन तक था। फिर परिवहन से ही जो है नियंत्रण और समन्वय तक कुछ जो है लिया गया है और पूर्णतः जो है एनसीईआरटी पर सिलेबस पर तैयार किया गया है। चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, क्लास में आप लोग भी पढ़े होइएगा, है ना। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या अर्थात मानव के हृदय कितने वैष्णों में बटे होते हैं, वही हो गया कोष्ठ, है ना। एनसीईआरटी में उसका उपयोग किया गया है उस बातों को। तो मानव के हृदय कितने वैष्णों में बटे होते हैं, तो मानव के हृदय जो है मुख्य रूप से 4 वैष्णों में बटे होते हैं। कितने वैष्णों में? 4 वैष्णों में बटे होते हैं। 2 अलिंद और 2 नीलय। कितने वैष्ण? 4 वैष्ण, 2 अलिंद और 2 नीलय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उभयचर एवं सरीसृप के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। उभयचर के का मतलब हो गया मेढक, क्या कहते हैं, जल और स्थल दोनों में रहता है, उसे उभयचर कहते हैं। और सरीसृप जो रेप्टाइल होता है, जो रेंग करके चलता है, उसे सरीसृप बोलते हैं। उसमें जो है हृदय में कोष्ठों की संख्या आखिर अर्थात उभयचर और सरीसृप का हृदय कितने वैष्णों में बटा होता है, तो 3 वैष्णों में। कितने वैष्णों में? 3 वैष्णों में बटा होता है। 2 अलिंद और 1 नीलय। उसके बाद जो है एक मछली, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ना। उसके बाद आता है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मछली के हृदय, अब चले गए हम लोग पीसीज पर, है ना। पीसीज पर चले गए। मुख्य रूप से जो है पीसीज में जो है मछली आता है। मछली के हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है, तो 2 कोष्ठों में, 2 वैष्णों में। एक बात और ध्यान रखिएगा, मनुष्य में, उभयचर और सरीसृप में द्विगुण रक्त का द्विगुण परिवहन होता है, दोहरा परिवहन होता है। और मछली में जो है केवल एक बार जो है रक्त का परिवहन होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक समान मनुष्य में रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जिसको प्रकुंचन, एनसीईआरटी में शब्द प्रयोग किया गया है, प्रकुंचन और अनुशीतलन। प्रकुंचन हो गया उच्च रक्तदाब और अनुशीतलन हो गया निम्न दाब रक्तदाब। कहने का मतलब कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 mmHg होता है। क्या होता है? 120 mmHg। और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 80 mmHg। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, है ना। सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 80 mmHg। ठीक, इसमें 2 क्वेश्चन आ गया। 2 क्वेश्चन क्या, 3-4 क्वेश्चन एक साथ डील हो रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्तदाब मापा जाता है। मानव का रक्तदाब जो है, हमारे शरीर में रक्त परिवहन की जो क्रिया होती है, वह रक्तदाब जो मापा जाता है, उस यंत्र को क्या कहते हैं? उस यंत्र को हम लोग जो है स्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं। स्फाइग्मोमैनोमीटर क्या बोलते हैं? स्फाइग्मोमैनोमीटर, रक्तदाब मापी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रक्तस्राव के समय रक्त को थक्का बनाता है। रक्तस्राव के समय रक्त को थक्का बनाने का काम कौन सा घटक करता है रक्त में उपस्थित? तो रक्त पट्टिकाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। कौन करता है? ब्लड प्लेटलेट्स। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पचित वसा एवं क्षुद्रांत के द्वारा अवशोषित भोजन
पचित वसा, पचित वसा मतलब कि जो हमारे शरीर में जो वसा का पाचन हो जाता है वो, और क्षुद्रांत के द्वारा अवशोषित वसा, छोटी आंत के द्वारा जो है जो अवशोषित किया जाता है दीर्घरोम के द्वारा, उसके द्वारा जो है अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होता है? तो लसिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लसिका के द्वारा। लिखते चलिएगा। आपको जो है जब परीक्षा नजदीक होगी, परीक्षा में आप रिवीजन करके जो जाइएगा, तो उस समय अगर इसको पढ़ करके जाते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से लगभग क्वेश्चन जो आपका डील होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, निश्चित रूप से यहीं से डील होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय स्थान से वापस रुधिर में लाता है। अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय स्थान, अतिरिक्त तरल जो हमारे जो रक्त वाहिनी के अलग जो तरल बच जाता है उसको जो है बाह्य कोशिकीय स्थान से वापस रुधिर में, रक्त वाहिनी में लाने का काम कौन करता है? तो लसिका करता है। लिम्फ कौन करता है? लसिका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ मतलब कि उत्सर्जी, हमारे शरीर में उत्पन्न हुए उत्सर्जी पदार्थ, यूरिया, यूरिक अम्ल, इसके साथ साथ बहुत सारे और पदार्थ का निर्माण होता है। इससे पहले अमोनिया का निर्माण होता है, वही अमोनिया यूरिया यूरिक अम्ल में परिवर्तित होता है। यूरिक अम्ल को रक्त में से अलग करता है। रक्त से अलग करने का काम कौन करता है? तो किडनी करता है। कौन करता है? किडनी, वृक्क, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ध्यान देने की बात है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। बायोलॉजी में 3 गो भाषा जरूर याद रखिएगा। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका। और इसी पार्ट में आ रहा है एक बात और आ रहा है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका। क्या आता है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। कौन आता है? तंत्रिका कोशिका, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ये 3 गो बात ध्यान रखने की है, तीनों एक के साथ मिलता है। जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन, उसके बाद तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। क्या आता है? न्यूरॉन। ठीक, यह क्वेश्चन यही हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट को रुधिर से निकालना कहलाता है अपोहन, मतलब कि डायलिसिस। क्या कहलाता है? अपोहन, डायलिसिस। अब एक शब्द आ गया है, कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट को रुधिर से निकालना कहलाता है अपोहन। क्या कहलाता है? अपोहन। ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम वृक्क क्या आ गया है? कृत्रिम वृक्क। ध्यान दो, कृत्रिम वृक्क। अब कहिएगा कि कृत्रिम वृक्क की यहाँ क्या आवश्यकता पड़ जाती है? क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ या किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर या किसी भी प्रकार के जो है असाध्य रोग होने पर जो है हमारा जो प्राकृतिक वृक्क है यह काम करना बंद कर देता है। तो जब काम करना बंद कर देता है तो इसको प्राकृतिक वृक्क को मरम्मत करने के लिए, मतलब कि उसका इलाज करने के लिए एक साइड से, एक बगल से जो है कृत्रिम वृक्क का डायलिसिस मशीन लगाया जाता है, जिसको डायलिसिस मशीन कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। तब तक जो है, क्योंकि यहाँ रक्त छानने की क्रिया, रक्त शुद्धिकरण की क्रिया तो निरंतर चलेगी, वह बंद हो नहीं सकता। यहाँ जो है प्राकृतिक वृक्क काम नहीं कर रहा है, तो आखिर करेगा क्या? तो कृत्रिम वृक्क की सहायता से रक्त शुद्धिकरण का कार्य होता है। तब तक इधर जो है प्राकृतिक वृक्क का जो है मरम्मती किया जाता है, इलाज किया जाता है ना। तो वही जो है जब किसी कारणवश जो है प्राकृतिक वृक्क काम करना बंद कर देता है, तब जाकर के जो है कृत्रिम वृक्क डायलिसिस मशीन का प्रयोग किया जाता है।
और इसमें कह रहा है इसके द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट को रुधिर से निकालना कहलाता है अपोहन, मतलब कि डायलिसिस। क्या कहलाता है? डायलिसिस। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जल अवशोषण एवं जल खनिज, जल तथा खनिज संवहन में सहायक होता है। अब कहाँ चले गए? पादपों में परिवहन। कहाँ चले गए? पादपों में परिवहन। यहाँ तक तो था मानवों में परिवहन, अब चले गए पादपों, उत्सर्जन। यहाँ पादपों में परिवहन का एक क्वेश्चन आ गया है। जल अवशोषण एवं जल तथा खनिज संवहन में सहायक होता है। जल अवशोषण किसके द्वारा? तो जड़ के द्वारा, है ना। और उसके बाद जल तथा खनिज तत्व का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम उत्तक के द्वारा जो है पेड़ पौधों में शीर्ष तक पहुंचता है। जल अवशोषित करता है और वही जल और उसी जल के साथ खनिज तत्व जो है पेड़ पौधों में ऊपर की ओर चढ़ता है। तो इस क्रिया में सहायक कौन होता है? तो वाष्पोत्सर्जन। कौन होता है? वाष्पोत्सर्जन। कोई दिक्कत? आप अपने भी अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो तो देख लीजिए कि एनसीईआरटी से यह क्वेश्चन तैयार किया गया है या नहीं, है ना। भारतीय भवन में तो पहले से ऑब्जेक्टिव बना करके दिया हुआ रहता है, उसको तो आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि भारतीय भवन से कभी कभी जो है इधर उधर भी हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी जो है आपका मूल सिलेबस होता है, क्वेश्चन वहीं से तैयार होती है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और नए बच्चों के लिए कहेंगे कि जो भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी को देखना लाइन बाय लाइन जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पेड़ पौधों में ताप संतुलन होता है। पेड़ पौधों में ताप संतुलन की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो उस क्रिया में सहायक होता है वाष्पोत्सर्जन। देखिए यहां भी वाष्पोत्सर्जन, परिवहन में भी वाष्पोत्सर्जन, और यहां जो है पेड़ पौधों में ताप संतुलन में भी वाष्पोत्सर्जन। अब कहिएगा ताप संतुलन कैसे करता है? तो क्या होता है कि पेड़ पौधे जब जल को अवशोषित करता है तो पत्तियों पर पहुंचता है, तो पत्तियों पर पहुंचने के बाद जो है वहां सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो वहां वाष्पीकरण की क्रिया होती है। वाष्प निकल करके जब उसके चारों ओर जाता है तब उसके शरीर का तापमान जो है संतुलित रहता है ना। तो वही संतुलन का काम करता है। चलिए अभी ये चर्चा किए थे, है ना। जल एवं खनिज तत्व का परिवहन होता है। पेड़ पौधों में परिवहन की क्रिया के लिए परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो परिवहन की क्रिया होती कैसे है? तो यह जो है एक विशेष प्रकार की उत्तकीय संरचना होती है। इसी उत्तकों के द्वारा परिवहन की क्रिया होती है, जिसमें जो है जल एवं खनिज तत्व का परिवहन होता है। तो किसके द्वारा? तो जाइलम उत्तक के द्वारा। किस उत्तक के द्वारा? जाइलम उत्तक के द्वारा। और उसी जगह फिर अगला क्वेश्चन हम बनाए हैं, पादपों में भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम उत्तक के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम उत्तक के द्वारा। और यह भी जान लीजिए यह जाइलम और फ्लोएम में अंतर जो है आप लघुतरीय में, ऐसे हम दे देंगे आपको, लेकिन लघुतरीय में याद कर लीजिएगा। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर, है ना। इसको एकदम याद कर लीजिए। जल एवं खनिज तत्व का परिवहन जाइलम उत्तक, और पादपों में भोज्य पदार्थ का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो फ्लोएम उत्तक। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, जौ से जल, जौ से जाइलम, और फ से फूड, और फ से फ्लोएम। याद हुआ, है ना। फिर से सुन लीजिए, जौ से जल, जौ से जाइलम, है ना। जौ से जल, जौ से जाइलम, फ से फूड, फूड मतलब भोजन, फ से फूड और फ से फ्लोएम। ठीक, इसी तरह से याद रखिएगा। इसमें से घुमा फिरा करके एक क्वेश्चन किधरों से रहेगा, जाइलम और फ्लोएम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। ध्यान रखना है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो एटीपी के रूप में। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हो जाता है ना। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हो जाता है तो पौधा उसका किस रूप में उपयोग करता है? तो एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में, है ना। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं, पादप अपशिष्ट उत्पाद। यह जो है
एक तरह से जैसे हम लोगों के शरीर से जो है भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, उसी तरह पादपों के शरीर से भी निकलता है। जैसे कि गोंद हो गया, रेजिन हो गया, या उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। तो उत्सर्जी पदार्थ कुछ ऐसे पादप के होते हैं जो शरीर से बाहर स्वतः निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसके शरीर में जमा हुआ रहता है। तो वह जमा हुआ कौन रहता है? तो यह जो है गोंद और रेजिन रहता है। तो कहाँ में रहता है? तो पुराने जाइलम में रहता है। कहाँ रहता है? पुराने जाइलम में, है ना। कोई दिक्कत? इसको ध्यान रखना है। पादप अपशिष्ट उत्पाद गोंद और रेजिन, इसके साथ साथ और उत्पाद आते हैं, लेकिन यहाँ विशेष रूप से गोंद और रेजिन की चर्चा किए हैं। वह कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में। सब एकदम अक्षर सह एनसीईआरटी बुक, ध्यान रखिएगा। सूचना। अब चलिए नियंत्रण एवं समन्वय में आ गए। तंत्रिका कोशिका के किस भाग के द्वारा उपार्जित होता है? कहने का मतलब कि थोड़ा सा भाषा घुमा दिया है, एनसीईआरटी में ये लाइन दिया है। अहे देखिए, हम भी जो है बड़ा आश्चर्य किए थे। द्रुमाकृतिक सिरे, कगो हिंदी बायोलॉजी के देखिएगा ना, बड़ा अजब गजब लगेगा। ये जो है कतनो याद कीजिएगा याद होगा, डेंड्राइट से कई बार याद होगा। आप पढ़िएगा, कोशिका में, तंत्रिका कोशिका में 3 भागों में बांटा गया था, डेंड्राइट्स, डेंड्रोन, एक्सोन, है ना। उसी में जो है एक डेंड्राइट्स संरचना है ना। तो वही डेंड्राइट्स जो है का हिंदी होता है द्रुमाकृत